हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो रूल 70-72 की हम तैयारी कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हैं। आज ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में मुख्य सूचना आयुक्त कहाँ पर परिभाषित है। मतलब सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 का है उसमें मुख्य सूचना आयुक्त कहाँ पर परिभाषित है। ठीक है, वैसे तो ये परिभाषा जो दी जाती है वो धारा 2 में दी जाती है ज़्यादातर। अब धारा 2 के अंदर बताना है हमें कि धारा 2 के अंदर कहाँ पर परिभाषित है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन दे के आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2D। कहाँ पर परिभाषित है? 2D में। और बाकी के ऑप्शन बता देती हूँ मैं, बाकी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी 2B, 2B में क्या दिया हुआ है? केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन सी 2L, इसमें क्या दिया गया है? राज्य मुख्य सूचना आयोग। और ऑप्शन डी 2M, इसमें क्या दिया गया है? तीसरा पक्षकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा में दिया गया है। ये यहाँ पे धारा है, धारा कर लेना आप इसे। तो ये पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का है, जो आरटीआई है, इंग्लिश में इसे आरटीआई बोलते हैं, उसमें केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा में दिया गया है। तो ऑप्शंस देख के आंसर बताइए कौन सी धारा में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 12 में। कौन सी धारा में दिया हुआ है? धारा 12 में। और चलिए बाकी धारा बता देती हूँ मैं कौन सी धारा में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए धारा 11 में, 11 में दिया गया है पर व्यक्ति सूचना। ठीक है। ऑप्शन सी धारा 10, इसमें क्या दिया हुआ है? पृथकीकरणीयता। ऑप्शन डी धारा 9, इसमें क्या दिया हुआ है? कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में बताया गया है। मतलब जो राज्य सूचना आयोग है हमारी, उसका गठन कौन सी धारा में बताया गया है। चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए आप कौन सी धारा में बताया गया है। क्या आप बता सकते हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो कब लागू किया गया था? चलिए मैं बता देती हूँ। हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो 15 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, 15 सितंबर 2005 को, भूलिएगा मत। तो अब ये बताइए कि राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में बताया गया है, जल्दी बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 15 में। राज्य सूचना आयोग का गठन किस में बताया गया है? धारा 15 में। इसमें सूचना आयोग का मुख्य सूचना होती है, सूचना राज्य सूचना आयोग का गठन होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ किस धारा में क्या बताया है। ऑप्शन ए धारा 3, धारा 3 में क्या बताया है? सूचना का अधिकार। ऑप्शन बी धारा 4, इसमें क्या बताया गया है? लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ऑप्शन डी धारा 7, इसमें क्या बताया गया है? अनुरोधों का निपटारा। मतलब क्या तो 30 दिन के भीतर सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, और अगर कोई व्यक्ति के जीवन या मरण से कोई संबंधित होती है तो वो सूचना उन्हें 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अपील को किस धारा में बताया गया है। मतलब जो अपील है हमारी उसको किस धारा में बताया गया है। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 19। किसमें बताया गया है? धारा 19 बताया गया अपील के बारे में। चलिए मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ कि कौन सी धारा में क्या बताया गया है। ऑप्शन ए धारा 17, इसमें क्या बताया गया है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। मतलब उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद ही राज्यपाल इसे हटा सकता है। ऑप्शन बी धारा 18, इसमें क्या बताया गया है कि सूचना आयोग की शक्तियां जो हैं, जो सीआरपीसी में दी गई है समानाधि करने की, वो सारी शक्तियां सूचना आयोग में दी गई हैं। ऑप्शन सी
धारा 20, इसमें क्या बताया गया है? इसमें दंड के बारे में बताया गया है। अगर समय से सूचना नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो उसमें दंड दिया जाएगा, प्रतिदिन 250 रुपये, और 25,000 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किस धारा में बताई गई है? मतलब जो केंद्र सरकार की शक्ति है वो कौन सी धारा में बताई गई है, ये हमें बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख के आप आंसर बताइए, क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 27। केंद्र सरकार की शक्ति किस में बताई गई है? धारा 27 में। चलिए बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, धारा 28। धारा 28 में क्या बताया गया है? नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। ऑप्शन सी, धारा 25। इसमें क्या बताया गया है? निगरानी और रिपोर्ट करना। ऑप्शन डी, धारा 21। इसमें क्या बताया गया है? सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार नियम है ये, 2012 में अधिनियम कहाँ पर परिभाषित है? मतलब हमें ये बताना है कि सूचना का अधिकार नियम जो 2012 में है उसमें अधिनियम जो है वो कहाँ पर परिभाषित है। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 का ए। कहाँ पर अधिनियम परिभाषित है? 2 का ए में। चलिए बाकी ये बता देती हूँ मैं। ऑप्शन ए 2B, इसमें क्या दिया गया है? आयोग। ऑप्शन सी 2C, इसमें क्या बताया गया है? प्रथम अधिकारी। ऑप्शन डी 2D, इसमें क्या बताया गया है? रजिस्ट्रार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना का अधिकार नियम 2012 आयोग के सचिव की नियुक्ति की नियम में बताई गई है। मतलब आयोग के सचिव की जो नियुक्ति है वो कौन से नियम में बताई गई है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, कौन सा होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियम 7 में। आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन से नियम में बताई गई है? नियम 7 में। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नियम 10। इसमें क्या बताया गया है? अपील की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, नियम 9। इसमें क्या बताया गया है? अपील का लौटाया जाना। यदि पूरे दस्तावेज अपील में नहीं लगे हैं तो दोबारा दस्तावेज लगाने के लिए लौटाया जाएगा। ऑप्शन सी, नियम 8। इसमें क्या बताया गया है? आयोग को अपील 3 साल के अंदर करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का अधिकार नियम 2012 आयोग का आदेश को किस नियम में बताया गया है? मतलब जो हमारा आयोग का आदेश है वो कौन से नियम में बताया गया है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियम 15 में। आयोग का आदेश किस नियम में बताया गया है? नियम 15 में। चलिए बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, नियम 14। इसमें क्या बताया गया है? आयोग द्वारा सूचना की तामील। ऑप्शन सी, नियम 4। इसमें क्या बताया गया है? सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस। ऑप्शन डी, नियम 5। इसमें क्या बताया गया है? फीस के संदाय से छूट, यानी कि जो BPL वाले होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उनको फीस नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में ऐसे किशोर के संबंध में जांच निरंतरता जो किशोर नहीं रह गया है और यदि जांच करते हुए 18 वर्ष से ऊपर हो जाए तो भी किशोर समझकर जांच जारी रहेगी, ये किस धारा में बताया गया है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 3। किससे बताया गया है? ये धारा 3 में। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, धारा 12। इसमें क्या बताया गया है? किशोर की जमानत। ऑप्शन सी, धारा 10। इसमें क्या बताया गया है? अपचारी किशोर की गिरफ्तारी। ऑप्शन डी, धारा 11। इसमें क्या बताया गया है? किशोर पर अभिरक्षण का नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस धारा में दिया गया है? मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कौन सी धारा में बताया गया है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी धारा 3 किसमें बताया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन? धारा 3 में। चलिए बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 12 इसमें क्या बताया गया है? आयोग के कृत्य। ऑप्शन बी धारा 5 इसमें क्या बताया गया है? पद से हटाया जाना। जो भी पद से हटाए जाएंगे वो सभी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है। ऑप्शन डी धारा 4 इसमें क्या बताया गया है? अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाएंगे नियुक्ति समिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 जात से संबंधित शक्तियाँ किस धारा में बताई गई है? मतलब जात से संबंधित शक्तियाँ हैं वो कौन सी धारा में बताई गई है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए आप, क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 13 में। जात से संबंधित शक्तियाँ कौन सी धारा में बताई गई हैं? धारा 13 में। चलिए बाकी का ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी धारा में क्या बताया गया है। ऑप्शन ए धारा 22 इसमें क्या बताया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। ऑप्शन बी धारा 18 इसमें क्या बताया गया है? जांच के बाद प्रक्रिया कार्रवाई, मतलब जांच के बाद जो प्रक्रिया होती है कार्रवाई होती है उसके बारे में। ऑप्शन सी धारा 14 इसमें क्या बताया गया है? अन्वेषण यानी तफ्तीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति किस धारा में बताई गई है? मतलब जो केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति है वो कौन सी धारा में बताई गई है? चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए, क्या होगा हमारा इसमें राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 40। केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में बताई गई है? धारा 40 में। चलिए बाकी के ऑप्शन बता देती हूँ मैं। ऑप्शन ए धारा 20 इसमें क्या बताया गया है? आयोग के वार्षिक तथा विशेष रिपोर्ट। ऑप्शन बी धारा 30 इसमें क्या बताया गया है? मानवाधिकार न्यायालय। ऑप्शन सी धारा 41 इसमें क्या बताया गया है? राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रसूति अवकाश के संबंध में बताया गया है? मतलब भारत का संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद में जो प्रसूति के लिए अवकाश मिलता है उसके संबंध में बताया गया है? तो चलिए आप ऑप्शन देखिए आंसर बताइए, क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में प्रसूति अवकाश के संबंध में बताया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। इसमें ए बी और सी हैं। तो ए में क्या बताया गया है? पुरुष स्त्री समान जीविका का साधन। और बी में क्या बताया गया है? सॉरी इसमें ए डी और ई है, बाय मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 39 में तो ए में क्या बताया गया है? पुरुष स्त्री समान जीविका का साधन। और डी में क्या बताया गया है? पुरुष स्त्री समान कार्य समान वेतन। और ई में क्या बताया गया है? पुरुष स्त्री समान स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे में बुकशुदा माल की चोरी कितने प्रकार से होती है? मतलब रेलवे में जो बुकशुदा माल की चोरी होती है वो कितने प्रकार से होती है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए। ये तो हर किसी को आना चाहिए क्योंकि सब रेल में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो सबको ही पता होगा, तो इसमें ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे में धोखागमन माल से संबंधित कितने प्रकार का होता है? मतलब जो रेलवे में धोखागमन जो होता है माल से संबंधित वो कितने प्रकार का होता है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 प्रकार से होता है। तो वो 5 प्रकार कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ, चलिए आपको। पहला प्रकार है माल की गलत घोषणा, यानी माल की गलत घोषणा कर देते हैं। दूसरा प्रकार है माल की झूठी घोषणा, मतलब माल की झूठी घोषणा कर देते हैं। तीसरा प्रकार है अघोषित माल की लदान करके, मतलब आधा माल जो है लोड करके।
चौथा प्रकार है घोषणा से कम माल लदान करके, मतलब जितनी घोषणा की गई है उससे कम माल लोड करके। और पांचवा प्रकार है बुकिंग के समय माल का वजन कम दिखाना, मतलब बुकिंग के समय माल का जो वजन कम दिखा देते हैं, तो ये इसका पांचवा प्रकार है। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।